हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज जो हमने टॉपिक लिया है इंडियन इकोनॉमी में, वो लिया हमने रोल ऑफ आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, ऑलरेडी हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेके एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि सबसे पहले आप उस वीडियो को अच्छे से देख लो, ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पायरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। इस वीडियो से आपके बहुत सारे जो डाउट्स होंगे आरबीआई को लेके, उनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लेके, वो क्लियर होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए, हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। किसकी मॉनेटरी पॉलिसी हम करेंगे डिस्कस इन इंडिया। तो आरबीआई का क्या रोल है मॉनेटरी पॉलिसी में? जैसे मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा, तो आरबीआई के पास यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे मनी सप्लाई यानी पैसे की सप्लाई को कम किया जा सकता है या ज़्यादा किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। यानी आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे मार्केट में या आप देश की जो अर्थव्यवस्था है, अगर वहाँ पे पैसे की जो सप्लाई है या लिक्विडिटी जिसको हम इकोनॉमी में कहते हैं, अगर लिक्विडिटी कम है तो उस लिक्विडिटी को बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा यानी इंक्रीज़ किया जाए। अगर पहले से लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको डिक्रीज़ किया जाएगा। वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन रेट पे। यानी अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, उस वक्त आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे पैसे की सप्लाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये तो हो गया बेसिक ऑब्जेक्टिव किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का, आरबीआई की तरफ से। अब कौन कौन से तरीके हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स की। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे पास कौन कौन से तरीके आते हैं? एक आता है हमारा बैंक रेट, फिर आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, और आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इस तरह के ये टूल्स हैं जिससे पैसे की सप्लाई को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, ये तो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, इनको आप याद रख सकते हो। इनको हमने डिटेल में एक एक को एक्सप्लेन किया है, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। फिर आते हैं हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वालिटेटिव टूल्स में हमारे पास क्या क्या आ गया? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की बात होती है, मॉरल सॉल्यूशन, उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लेंट। तो ये चीज़ें होगी, ये कौन से टूल हो गए? ये हो गए आपके क्वालिटेटिव टूल्स। तो दो तरीके हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। एक आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो। अब आते हैं हम मुद्दे पे, पॉइंट पे। सबसे पहला जो है वो है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है? देखो, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन क्या होते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो होते हैं जहां आप अपना डिपॉजिट जमा करते हो और जो बैंकिंग सर्विस देते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, पंजाब नेशनल बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, उसके अलावा एच डी एफ सी, एक्सिस बैंक। तो ये सभी जो हैं ये आ गए आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास जब कभी पैसा नहीं होता, इनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये कहाँ जाते हैं पैसा लेने के लिए? ये जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी वहाँ से ये लोन पे पैसा उठाएंगे। और रिजर्व बैंक इंडिया जो है, आरबीआई जो है, इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को पैसा देगा और उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं बैंक रेट। ओके, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये समझेंगे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको पैसे दे रहा है? वो दे रहा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। और वो किस पे पैसे ले रहे हैं? एक इंटरेस्ट पे। तो उसको कहते हैं हम, उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं बैंक रेट। अब आज की डेट में अगर देखें हम, तो बैंक रेट जो है आज की डेट में कितना है? वो बैंक रेट है 5.50%, 5.5%। अब इस बैंक रेट का क्या लेना देना इन्फ्लेशन के साथ, इसका क्या रिलेशन है, और मनी सप्लाई यानी लिक्विडिटी के साथ क्या इसका लेना देना, वो हम समझेंगे। देखिए, अब मान के चलो इंटरेस्ट अभी 5.5% है, अभी बैंक रेट का इंटरेस्ट जो है आरबीआई ने 6% कर दिया, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे, जो लोन लेंगे आरबीआई से, तो उनको लोन महंगा पड़ेगा। यानी जब 5.5% पहले था, अब अगर 6% कर दिया तो लोन महंगा हो जाएगा। अगर बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा आरबीआई से, जब आगे, क्योंकि बैंक्स तो अपने पास पैसा नहीं रखेगी, वो तो आगे देगी, तो जब बैंक आगे लोन देंगे
चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, वो लोन महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लिक्विडिटी जो है बैंक के पास जो है पैसा कम आएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, और रिवर्स केस में क्या होता है, रिवर्स केस में ये होगा कि अगर आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया, यानी अभी 5.5% है, मान के चलो 5.5 से 5% हो गया बैंक रेट, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास जो लोन जाएगा आरबीआई की तरफ से, वो लोन सस्ता होगा और लैंडिंग जो होगी, बैंक की जो लैंडिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी कम इंटरेस्ट पे। यानी लोगों को जो लोन मिलेगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम होगा। तो ये सारा डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। यानी अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो बैंक रेट क्या होगा, बैंक रेट को आरबीआई बढ़ा देती है, और जिससे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन कम लेते हैं आरबीआई से, और आगे जब वो लोन देंगे वो महंगा लोन देंगे, और लोग जो है वो महंगा लोन नहीं लेंगे, उससे जो है महंगाई जो है वो कंट्रोल में आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बैंक रेट, जिससे हम कैसे पैसे की सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला जो है उसको हम कहते हैं एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है मनी सप्लाई को ही कंट्रोल करना। यही है, इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द बैंकिंग सिस्टम ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। ये भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। यानी जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और जो ये एलएफ है ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी। अब एलएफ जो है वो 3 तरह के होते हैं, तो इसमें 3 तरह की चीज़ें आती है। पहला आता है, उसको कहते हैं हम रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई, यस, एट विच आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट लोन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। यानी इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो लोन किसको देगी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ही देगी, लेकिन ये लोन जो होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। यानी बैंक रेट में भी लोन दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ पे लोन दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। और एक और इसमें चीज़ है कि जब कोई बैंक आरबीआई से लोन लेगा, यानी रेपो रेट के पर लोन लेगा आरबीआई से, वहाँ बैंक को कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है। कोलेटरल का मतलब हो गया गिरवी रखना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एम्प्लॉयज़ ही अपनी गिरवी रख देंगे वहाँ पे, वैसा नहीं होता है। बैंक्स के पास होती हैं कुछ सिक्योरिटीज़, यानी जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उनके पास होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बैंक जो है आरबीआई के पास वो अपनी सिक्योरिटीज़ रखते हैं, और वहाँ से लोन लिया जाता है। उसको कहते हैं हम रेपो रेट। ओके, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एलएएफ में एक और चीज़ आती है, वो आती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बैंक्स होते हैं हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। अब अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो चाहते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे रिवर्स रिवर्स रेपो रेट की। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो ये चाहते हैं उस पैसे को कहीं हम इन्वेस्ट कर दें। तो वो कहाँ कर देते हैं इन्वेस्ट, वो पैसे को डाल देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। यानी कहीं मार्केट में वो नहीं डालते पैसा, तो वो पैसा वो डालते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। बदले में आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो बैंक्स को देगा इंटरेस्ट। क्या देगा, इंटरेस्ट। उसको कहेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। तो ये दो चीज़ें जो हैं बिल्कुल सेम सेम है, इनको आप याद रखें। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आता है रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब होता है कि जब कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कम अवधि के लिए लोन ले, और उस पर इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है, उसको कहते हैं हम रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक के पास जो पैसा होता है, बैंक अपना पैसा आरबीआई को देता है, और आरबीआई बदले में क्या देता है, वहाँ से इंटरेस्ट बैंक को देता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तीसरी इसमें फैसिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं एमएसएफ। एमएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का क्या मतलब होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, यानी इसको ओवरनाइट फैसिलिटी भी कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि कभी कभी जो बैंक्स हमारे होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, उनको क्या है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी पैसे की शॉर्टेज हो जाती है। कभी ऐसा टाइम आ गया कि
बहुत सारे कस्टमर्स को पैसा देना है तो उनके पास पैसा ही नहीं, उस केस में क्या होता है कि वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोन दिया जाता है एक दिन के लिए, 1 डे के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये लोन 1 साल के लिए दिया जाए, 6 महीने के लिए दिया जाए, नहीं, ये लोन दिया जाता है एक दिन के लिए। तो इसको कहते हैं हम MSF, यानी ओवरनाइट फैसिलिटी है। तो ये कितने परसेंट दिया जाता है, ये डिपेंड करता है रेट पे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है 2% जो बैंक की होती है हमारे पास NDTL, यानी जो बैंक की नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज होती है। यानी जो भी कोई बैंक होता है तो बैंक के पास क्या होता है, लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो बैंक को लोगों को वापस करना होता है। तो उसी को कहते हैं हम नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो इसका 2% जो है लोन बैंक ले सकती है। किसके अंदर ले सकती है, उस फैसिलिटी को कहते हैं हम MSF। लेकिन ये मिलता है खाली एक दिन के लिए, राइट। तो इसमें कोलेटरल रखना पड़ता है, हाँ इसमें कोलेटरल रखना पड़ता है। तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं चीज़ें। आगे हम देखते हैं। अब देखिए ये जो MSF है तो इसका क्या फ़ायदा होता है। तो पहला तो ये हो गया इमरजेंसी यूज़, कि कभी कभी बैंक्स को बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ओवरनाइट बारोइंग। तो कभी बैंक को खाली एक दिन के लिए, यानी रात के लिए, एक दिन के लिए, वो एक रात के लिए वो पैसा चाहिए होता है, तो वो बैंक से उधारी, ये आरबीआई से वो उधारी ली जा सकती है एक दिन के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये कितना मिलता है, ये मिलता है 1 से 3% जो है वो मिलता है। तो ये तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी और बैंक्स का। किसका इम्पैक्ट, MSF का, जो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पहला तो हम देखेंगे बैंक्स के लिए। तो बैंक्स के लिए क्या होता है, ये एक वाइटल सेफ्टी मैकेनिज्म है। यानी कभी कभी बैंक्स में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, पैसे की शॉर्टेज आती है, तो ये बैंक के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, उनको हल किया जा सकता है। लेकिन इकॉनमी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर इसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकॉनमी पे MSF का। अगर MSF की रेट्स को हम बढ़ा देंगे, यानी इंक्रीज कर देंगे, उससे क्या होगा कि बैंक्स के पास जो है पैसा कम आएगा, राइट। जब पैसा इनके पास कम आएगा तो लैंडिंग जो होगी ना बैंक की, वो मुश्किल होगी, यानी आगे वो लोन नहीं दे पाएंगे। अगर देंगे तो वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे होगा, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि ग्रोथ पे असर पड़ता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को देख के ये चीज़ें होती हैं। अगर MSF की रेट्स कम कर दी जाती हैं तो लोन वगैरह जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ जाती है। देखिए दो चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ये जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इनका आपस का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अब आरबीआई की क्या अप्रोच होती है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। उसके बाद होता है एक और फैसिलिटी है, दैट इज कॉल्ड OMO, उसको कहते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अभी गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ से जो है, गवर्नमेंट्स के बिहाफ से जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो है बाई और सेल करता है। क्या करता है, बाई और सेल करता है। किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं। These operation involve the buying and selling of government securities in the open market to control interest rate, influence money supply and ensure financial stability। यानी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाता है या बाई किया जाता है। अब सेल कब करेंगे, अगर आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे जो पैसा मार्केट का होगा वो मतलब सोक हो जाएगा, यानी आरबीआई के पास पैसा जमा हो जाएगा, राइट। तो लिक्विडिटी जो है कम हो जाएगी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई कर रही है, यानी खरीद रही है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, कि मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आगे हम देखते हैं इसमें, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, जैसे मैंने आपको कहा, व्हेन आरबीआई नीड टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द सिस्टम, जब आरबीआई को
पैसों की जो सप्लाई उसको बढ़ाना होता है। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग कैश क्रंच और एन इकोनॉमिक स्लोडाउन इट बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उस केस में क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे खरीदती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और मार्केट में बहुत सारा पैसा क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, दिस एक्शन रिलीज कैश इनटू द बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारा पैसा मार्केट में आता है, इंक्रीज बैंक रिजर्व, और बैंक के जो रिजर्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं, एंड देयर कैपेसिटी टू लैंड। अब पैसा आएगा ज़्यादा बैंक्स के पास, वो ज़्यादा पैसा आगे दे सकेंगे, लैंड कर सकें, विच स्टूमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। आरबीआई रिसेंटली conducted OMO purchase of 50,000 crore on January 12, 2026 and announced another for January 22, 2026। देखो 50,000 करोड़ जो है इसकी OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई ने ऑलरेडी कब की, वो की थी 12 जनवरी 2026 को। यानी जब भी जो पैसे की सप्लाई है अगर उसको बढ़ाना है तो क्या करना होता है, उस वक्त गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनको आरबीआई खरीदता है। किससे खरीदता है, जो बैंक्स के पास होती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारे एलआईसी वगैरह हैं, जीआईसी हैं, तो वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा कभी क्या होता है, टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, कभी कभी जो है पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए रिवर्स करना पड़ता है। व्हेन देयर इज एक्सेस मनी इन द मार्केट, अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा है, फॉर एग्जाम्पल टू कर्ब इन्फ्लेशन, अगर पैसा ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, द आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक, तो उस वक्त जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो सेल करती है। तो किसको सेल करेगी, ये सेल करेगी बैंक्स को, ठीक है ना। और बैंक में जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ चला आता है, वो आ जाएगा आरबीआई के पास आ जाएगा। दिस विड्रॉ मनी फ्रॉम सर्कुलेशन डिक्रीजिंग बैंक्स रिजर्व, टाइटनिंग लिक्विडिटी एंड पोटेंशियली इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बैंक के पास जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी, कम होगी, और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जो कौन करती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब इसका क्या असर पड़ता है हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम पर, ओएमओ का क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स पे असर पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट रेट्स पे असर पड़ेगा। ओएमओ अफेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी जनरली लैंड्स लोअर इंटरेस्ट रेट वाइल एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी पुश इंटरेस्ट रेट हायर। देखो इंटरेस्ट रेट जो होता है ना ये कम ज़्यादा हो जाते हैं, यानी अगर मान के चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, बाई, यानी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, राइट। अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी, अगर हमारी लिक्विडिटी क्या है, बढ़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे उस वक्त कम होंगे, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो रिवर्स क्या होता है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाए, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या किया जाए, सेल किया जाए, उनको बेचा जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, यानी पैसा बैंक के पास नहीं रहता और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो ओएमओ है, तो ये सब देख कब किया जाता है, इन्फ्लेशन को देख के किया जाए। अनलाइक द डेली ऑपरेशन अंडर एलएएफ विच मैनेज टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच, ओएमओ आर जनरली यूज फॉर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। देखिए हमने एलएएफ भी पढ़ा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये जो ओएमओ होता है ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपने याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें आते हैं हमारे कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, तो उनको उनके पास जो डिपॉजिट्स होंगे उसका कुछ हिस्सा जो है कहाँ रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। उसको कहते हैं आप कैश रिजर्व रेशो, सिंपल वर्ड्स में। इज ए मैंडेटरी पोर्शन, ये हर बैंक के लिए मैंडेटरी है, ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी मेंटेन एज लिक्विड कैश विद सेंट्रल बैंक। तो ये कहाँ रखना पड़ता है, इनको सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है।
और इससे भी हम क्या करते हैं, इससे भी पैसे की जो सप्लाई है, लिक्विडिटी, उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। अभी की डेट में कितना है ये? अभी की डेट में ये है 3%। मान लो किसी भी बैंक के पास जो है, मान लो 100 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, 100 करोड़ के, तो 3% का मतलब हो गया 3 करोड़ उन्होंने आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है। तो ये हो गया आपका सीआरआर। और जब ये आरबीआई के पास ये पैसा डिपॉजिट होता है तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलता है। लैंडिंग इम्पैक्ट बिल्कुल होता है। अगर सीआरआर अभी की डेट में मानो 3% है, यानी 100 करोड़ अगर किसी बैंक के पास है तो 3 करोड़ रखने। कल की डेट में अगर इसको 3% से आरबीआई ने बढ़ा के कितना कर दिया, मान लो 4% कर दिया, तो अब तो 4 करोड़ रखने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, उससे जो पैसे की सप्लाई है वो इफेक्ट होगी, लिक्विडिटी पे इफेक्ट पड़ेगा बैंक के पास कम पैसा होगा, और जितना कम पैसा होगा उतना वो आगे पैसा डिसबर्स नहीं कर पाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो ये असर पड़ता किससे? ये असर पड़ता है सीआरआर से। पेनल्टी भी पड़ती है कितने परसेंट की? 3% की, अगर कोई वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करते हैं, वो भी एनुअल होता है। फिर इसमें अगला आ गया हमारा एसएलआर। एसएलआर का क्या मतलब होता है? द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ commercial bank deposit that must be maintained in the form of liquid asset like cash, gold or government approved। देखिए इसमें भी बैंक को कुछ मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है। किस में रखना पड़ता है? या तो कैश में रखे वो, या लिक्विड में रखें, सॉरी कैश में रखें वो, या तो उसको वो गोल्ड में रख सकते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। तो कितने परसेंट है आज की डेट में? आज की डेट में जो एसएलआर है वो 18% है। यानी बैंक के लिए ये मैंडेटरी है कि इतना जो है, इतने परसेंटेज जो है उनको रखना है। ठीक है। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि बैंक के पास लिक्विडिटी बनी रहे, कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बैंक के पास उतना पैसा अवेलेबल हो कि वो कस्टमर्स को वो पैसा दे सके, और इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इंटरेस्ट बैंक को मिलता है। अनलाइक सीआरआर, बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड एज ए पार्ट ऑफ एसएलआर। अगर कोई बैंक जो है अपना एसएलआर का पैसा, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडेट रेशियो का जो पैसा है 18% के आसपास, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, उस पे बैंक को जो है इंटरेस्ट मिलता है। जबकि सीआरआर में कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो ये तो हमारे थे कौन से टूल? ये थे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स। अब इससे कैसे मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा किया जा सकता है? सेम वही कि अगर एसएलआर 18% है, एसएलआर को अगर हम बढ़ा दें, यानी आरबीआई उसको बढ़ा देगी, तो बैंक के पास क्या होगा? पैसा कम रहेगा। तो जितना पैसा कम रहेगा उतनी बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पे हमने एक टेबल लिया हुआ है, इस टेबल को आप याद रख सकते हो, शॉर्ट में इसको पढ़ना हो तो क्या है, ये जो है हमारे पास क्या थे? इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, यानी टूल्स हैं। तो कौन कौन से? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया कि नहीं? अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, कम करना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, तो हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है? बढ़ाना है। जबकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको क्या करना होता है? सेल करना होता है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? सीआरआर इसको बढ़ा दो, एसएलआर को आरबीआई बढ़ा देती, रेपो रेट बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी, बैंक रेट बढ़ा देगी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देंगे। तो बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ाने से ये होगा कि अगर सीआरआर बढ़ा देंगे, 5 अभी की डेट में 3% है, मान लो 5% कर दिया, तो बैंक के पास उतना पैसा नहीं रहता है, और वो पैसा ज़्यादा आगे लैंड नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, जिससे जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। रिवर्स होता है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी हो तो इन सभी चीज़ों को डिक्रीज करना होता है, राइट? और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आपने क्या करना होता है? बाई करना होता है। सो आई होप कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। आज हमने जो है वो जाने क्वांटिटेटिव टूल्स। कौन से टूल? क्वांटिटेटिव टूल्स। अलग से एक और वीडियो हम बनाएंगे इस पे, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स पे। तो ये तो थे आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स, जिनसे जो पैसे की सप्लाई है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। मिलेंगे आरबीआई
के एक थर्ड वीडियो लेक्चर में उस पर हम क्वालिटेटिव टूल्स पे डिस्कस करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।